हेलो स्टूडेंट। आप सभी की डिमांड पे आज हम लेके आए हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस को हमने यहाँ पे हिंदी व इंग्लिश दोनों में दिया है और बहुत ही आसान ट्रिक्स में और बहुत ही जल्दी आपको ग्लाइकोलाइसिस याद हो जाएगा। आप भूल नहीं पाएंगे, इतनी जल्दी हम याद करवा देंगे। तो इसमें हम पढ़ना चाहेंगे ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। बेटा कुछ वर्ड्स होते हैं जो इंग्लिश में ही प्रॉपर होते हैं, तो आप इंग्लिश में ही याद करें, हिंदी वाले बच्चे भी ग्लाइकोलाइसिस को। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी रहे हैं कि ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट किया जाता है। ग्लूकोज को हम पायरोविक एसिड में या पायरोवेट्स में कन्वर्ट करते हैं। 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोवेट बनाता है। तो यहाँ पे 10 इक्वेशंस हैं, जो 10 इक्वेशन है आपको बिल्कुल याद हो जाएंगी। चिंता करने की बात नहीं है कि कैसे याद होंगी, बिल्कुल इजीली याद हो जाएंगी बेटा। देखिए ग्लूकोज से हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इज अ आइसोमर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड देन फ्रक्टोज 6 बिस फॉस्फेट्स बना। तो आपको ऐसे याद करना है कि दो तो आपके जी हैं, G2 एंड F2 याद हो जाएंगे, G2 F2, ठीक है। और इसके बाद फिर से G, यहाँ पे GLAP मतलब ग्लिसरैल्डेहाइड फॉस्फेट 3 फॉस्फेट, और यहाँ पे डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, है ना, 2 बनते हैं। कोई भी दोनों आइसोमर्स हैं एक दूसरे के। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके 5 फॉस्फेट ग्रुप चलेगा। देखिए फॉस्फेट P, 1P, 2P, 3P, 4P, 5P। इसके बाद आप P5 याद रखिएगा। तो आपका फॉर्मूला जो बनता है वो इस तरह से फॉर्मूला बनेगा, G2 F2 G P5। इस फॉर्मूले को अगर आप याद रखेंगे तो ग्लाइकोलाइसिस की 10 इक्वेशन आपको हमेशा याद रहेंगी। देखिए 2 और 2 4 और 1 5 ये हो गई, और 5 फॉस्फेट वाली इक्वेशन। इतना आप याद कर लीजिए, ये आपको इजीली ग्लाइकोलाइसिस को लर्न करवा देगा, बहुत इजीली। इसको आप लिख भी लीजिएगा कहीं पे, ठीक है। तो इस तरह से लिख के हम आगे अब स्टेप वाइज करेंगे। शॉर्ट ट्रिक हमने आपको बता दी, और भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, हम और भी बताएंगे आपको, है ना। तो ये बहुत इजीली लर्न होने वाला है, कॉपी पेन लेके बैठें। देखिए सबसे पहला जो हमारा प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस, हम उसी के बारे में समझ लें यहाँ पे कि ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है। ग्लाइकोलाइसिस बेटा एक ऐसी अभिक्रिया है, जैव रासायनिक, हम कहेंगे कि ये एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जो कि कोशिका के अंदर होती है। जैव रासायनिक अभिक्रिया है, या इसको हम मेटाबॉलिज्म प्रोसेस भी कहेंगे, जो कि कोशिकीय श्वसन है। अब ये कोशिकीय श्वसन, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है मैम? देखिए आपने ये पढ़ा हुआ है 11वीं क्लास में कि एयर जो है, हम बाहर के एटमॉस्फेयर से एयर लेते हैं। एयर हमारी बॉडी में एंटर होती है, तो बॉडी में एंटर होती है किसके थ्रू? नॉस्ट्रिल के थ्रू। तो सबसे पहले आएगा नॉस्ट्रिल, फिर नॉस्ट्रिल से जाती है नेजल कैविटी में, नेजल कैविटी के बाद जाती है बेटा लेरेंक्स में, लेरेंक्स के बाद जाती है फेरिंग्स में, फेरिंग्स में तो फूड पाइप है, ट्रैकी में, और ट्रैकी के बाद जाती है ब्रॉन्चेस में, ब्रॉन्ची या ब्रॉन्चियोल्स में जाती है। ब्रॉन्चियोल्स के बाद जाती है एयर का पाथवे बता रहे हैं, एयर का पाथवे है लंग्स में। और लंग्स में क्या होती हैं? लंग्स में होती हैं बेटा आपकी एल्विलीज, बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स, एल्विलीज होती हैं। एल्विलीज से ऑक्सीजन कहाँ जाती है? ब्लड में, आर्टरीज और वेन्स के द्वारा, क्योंकि वेन ब्लड
लेके आती हैं और ब्लड को लेके जाने का काम किसका है, आर्टरीज़ का। तो आर्टरीज़ के थ्रू, धमनी के थ्रू वो जाती हैं एंड देन ये पहुंचती हैं लास्टली हमारी जो ऑक्सीजन है, एयर में क्या उपस्थित है, ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन है, ये हमारी ऑक्सीजन पहुंचती है कहाँ पे, सेल में, सेल के अंदर। ये है हमारी सेल। तो इसीलिए जब ऑक्सीजन सेल के अंदर पहुंचती है बेटा, तो इसी को हम सेलुलर रेस्पिरेशन कह रहे हैं। जो जो क्रिया कहाँ होगी, सेल के अंदर होगी, उसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहेंगे। और फूड हमारा ऑलरेडी कहाँ पहुंच चुका है, सेल के अंदर पहुंच चुका है। फूड हमारा ऑलरेडी यहाँ पे पहुंच चुका है। अब हमारी ऑक्सीजन यहाँ पहुंचेगी तो उससे क्या होगा, फूड का ऑक्सीडेशन होगा और उससे एनर्जी फॉर्म होगी। मतलब कि यहाँ पे क्या प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है कि फूड प्लस ऑक्सीजन मिलके आपको क्या देगी, एनर्जी देगी। और हमारे अंदर एनर्जी जो होती है वो किस फॉर्म में होती है, एटीपी। एटीपी के रूप में संचित होती है हर एक जीव में। वो पौधों की बात करें या हम जंतुओं की बात करें, दोनों में ग्लाइकोलाइसिस दोनों में होता है और सेम होता है। ठीक है। नेक्स्ट, ग्लाइकोलाइसिस क्या है भाई, क्या है, इसको परिभाषित करें। यह वह प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज जो है, जो कि 6 कार्बन वाला होता है ग्लूकोज, वो आंशिक रूप से ऑक्सीकृत हो जाता है। अभी मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी और एनर्जी बनेगी, वही चीज़ हो रही है। तो यहाँ पे जो ग्लाइकोलाइसिस है, इसमें एनर्जी नहीं, इतनी नहीं मिलेगी, मिलेगी लेकिन इतनी नहीं मिलेगी। लेकिन एक केमिकल हमें मिलेगा, पायरुविक एसिड, जो कि कितना है, 3 कार्बन वाला। तो अगर हमारा ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन वाला है, तो इससे हमारा पायरुविक एसिड बन रहा है, पायरुविक एसिड बन रहा है। तो पायरुविक एसिड जो है वो कितना है, 3 कार्बन वाला। तो कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, अगर ये ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है, तो 3 वाले कितने बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। तो 2 मॉलिक्यूल आपके यहाँ पे पायरुविक एसिड के बनते हैं इस प्रोसेस के अंदर। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। बाकी प्रोसेस तो बात की बात है, और यहाँ पे आपको फॉर्मूला भी दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, ये है प्रोसेस हमारा ग्लूकोज। अब ग्लूकोज क्या होती है, पायरुवेट्स में टूट जाती है। ये ग्लूकोज है, पायरुवेट्स में टूट जाती है। लेकिन इसके बीच में जो प्रोसेस होता है, इसी को कहते हैं बेटा ग्लाइकोलाइसिस। इसी को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। और इस ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में हमें देनी क्या पड़ रही है, एनर्जी देनी पड़ रही है। देखो एरो देखो, देनी पड़ रही है भाई। एटीपी, हम कितने एटीपी दे रहे हैं, 2 एटीपी हम यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में दे रहे हैं। क्योंकि किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए हमें इनिशियल टेम्परेचर तो देना पड़ता है भाई। अगर आप चूल्हे में आग भी जला रहे हो तो आप माचिस से पहले चीज़ों को जलाओगे, तभी तो उस चूल्हे में इतनी आग जलेगी कि आपका भोजन पक सके। ठीक है। तो इनिशियल टेम्परेचर, उस प्रोसेस को शुरू करने वाला प्रोसेस तो आपको देना ही पड़ेगा। तो इसमें आपको एनर्जी देनी भी पड़ती है। लेनी तो पड़ेगी, लेकिन लेनी तो बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन पहले कुछ एनर्जी हमें देनी भी पड़ती है। तो हम यहाँ 2 एटीपी यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं। साथ के साथ हम इस प्रोसेस में ग्लाइकोलाइसिस में 2 NADPH2 गेट करते हैं, NADPH2 प्राप्त करते हैं। साथ के साथ हम इसमें 4 ATP गेट कर लेते हैं, 4 ATP भी गेट करते हैं। अब आप कहोगे कि मैम ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है, इसमें हमारा ये क्या बन रहे हैं, एटीपी तो हमें समझ में आ गया कि एटीपी बन रहा है, एडिनोसिन। भाई एटीपी की फुल फॉर्म आपको पता होगी, पता है कि नहीं पता है, चलो NADP की भी पता होगी या नहीं, चलो बता देते हैं। NADP की फुल फॉर्म होती है बेटा निकोटिनेमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट।
फॉस्फेट। ये नाम है आपका NADPH2 का। हाइड्रोजन और लगा दो, हाइड्रोजन जब लगा होगा तो एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स होता है। तो जो हमारा 1 NADP होता है, ये भी याद रखना, 1 NADPH2 इक्वेलेंट होता है बेटा 3 ATP के। ठीक है, अगर एक NADP इक्वेलेंट होता है 3 ATP के, तो 2 यहाँ पे हमने लिखा है 2 NADP, तो 2 कितने के बराबर हुए बताओ जल्दी से। 2 कितने के बराबर हो गए? 3 2 जा 6 ATP, 6 ATP के। और इस तरह से हमें 6 ATP यहाँ गेट होंगे और 4 और गेट होंगे। तो टोटल हमने कितनी अर्निंग की? टोटल हमें कितने, 4 यहाँ से आए, 6 यहाँ से आए, तो टोटल हमें कितने ATP यहाँ पे गेट हो गए? कितने ATP? 10 ATP। हम इस प्रोसेस में, ग्लाइकोलाइसिस में क्या कमा रहे हैं? हम इसमें 2 ATP दे रहे हैं और 10 हम गेट कर रहे हैं। तो हमारी अर्निंग कितनी हुई? अगर हम टोटल अर्निंग देखें तो हमारी अर्निंग, गेनिंग कितनी हुई? क्योंकि 2 तो हमने इसमें लगा भी तो दी है ना, तो हमारी 8 ATP हमने इसमें ग्लाइकोलाइसिस में गेट किए। अच्छा, ग्लाइकोलाइसिस जो है इससे हमारा 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, हमने अभी बताया 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट्स बनेंगे। अच्छा, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही क्रियाओं में, ऑक्सीडेशन या दैट मीन्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमारी ऑक्सीकृत अभिक्रिया होती है और ऑक्सीजन की इन प्रेजेंस में हमारी अनऑक्सीकृत अभिक्रिया होती है। दोनों ही अभिक्रिया में ये जो अभिक्रिया है ये एक कॉमन अभिक्रिया है। ग्लाइकोलाइसिस दोनों ही में होगा क्योंकि इसमें कोई भी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, ऑक्सीजन नीडेड नहीं है। यहाँ देखिए ऑक्सीजन की कोई प्रेजेंस की ज़रूरत यहाँ से आगे पड़ेगी। ग्लाइकोलाइसिस के लिए किसी भी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस के लिए हमें क्या चाहिए? 2 ATP चाहिए, कोई ऑक्सीजन नहीं चाहिए। हाँ, पायरुवेट बन जाएगा, उसके बाद हमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस और नॉट प्रेजेंस की ज़रूरत चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अगर पायरुवेट बन गया तो उसके बाद अगर ऑक्सीजन नॉट प्रेजेंट नहीं है किसी भी ऑर्गेनिज्म में या हमारे अंदर भी, तो उसमें क्या होगा? फर्मेंटेशन होगा। और फर्मेंटेशन में क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड, जो कि मसल्स में बनता है, ये आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में। और फर्मेंटेशन की प्रक्रिया में आपने ये भी पढ़ा होगा कि इसमें इथेनॉल बनता है, C2H5OH इथेनॉल फॉर्म होता है जो अल्कोहल बनाता है, फर्मेंटेड करता है, जो बेकरी इंडस्ट्री इस पे ऊपर डिपेंड कर रही है। कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जिससे आटा जो है फ्लफी हो जाता है। तो ये सारा जो है हमारा अनॉक्सी श्वसन, इसको हम कहते हैं बेटा अनॉक्सी श्वसन में होता है, अनॉक्सी श्वसन की क्रिया है। और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कौन सी होगी? ऑक्सी श्वसन, इसे हम कहेंगे ऑक्सी श्वसन, ये ऑक्सी श्वसन होगा। ऑक्सीडेशन हो जाएगा, फिर उसके बाद क्रेब्स साइकिल होगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्टिंग चेन होगी, फिर ATP फॉर्मेशन हो गए। हमारे 36 ATP यहाँ पे बन के आएंगे टोटल, है ना, क्योंकि 2 यहाँ पे माइनस भी तो करने हैं, 38 होंगे और 38 में से 2 माइनस कर देंगे तो हमारी गेनिंग कितनी होगी? 36 ATP की गेनिंग होगी। तो ये प्रोसेस है जिसमें से हमें आज पढ़ना है ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। क्रेब्स साइकिल हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये होता कहाँ है प्रोसेस, ये हमने पढ़ लिया। इसका स्थान क्या है? कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य में होगा। ऑक्सीजन की आवश्यकता इस प्रक्रिया में नहीं होती, नहीं, याद रखना, नहीं होती, इस नहीं को याद रखना, नहीं होती, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों में ही काम करता है, अनॉक्सी और ऑक्सी में ये प्रक्रिया तो होगी ही होगी। ग्लाइकोलाइसिस दोनों में ही होगा, वो ऑक्सी श्वसन हो या अनॉक्सी श्वसन हो, कोई भी श्वसन हो, ग्लाइकोलाइसिस दोनों में ही होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, इस ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम है EMP पाथवे।
कई बार इसी नाम से इसको पुकार लिया जाता है कि ईएमपी पाथवे किसे कहते हैं, तो ग्लाइकोलाइसिस की अभिक्रिया को ही हम ईएमपी पाथवे कहते हैं। और ये जो ईएमपी नाम है ये 3 साइंटिस्टों के नाम पे पड़ा है, इसमें एब्डेन, मेयरहॉफ और पार्नस, इन 3 साइंटिस्टों ने इसको खोजा था, इसको स्टैब्लिश किया है, इसको फॉर्म किया है, बनाया है, दैट मीन्स इसको समझाया है इस प्रोसेसिंग को। इसलिए इस ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को हम ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अब इसके महत्व मैं काफ़ी कुछ आपको बता चुकी हूँ बेटा कि क्या इम्पोर्टेंस है इसकी। देखिए, इस प्रक्रिया में एनर्जी तो उत्पन्न होनी ही है, मेन तो वही है कि एनर्जी, हम कितनी एनर्जी ले रहे हैं, 8 एटीपी गेन कर रहे हैं, मतलब बना कितने रहे हैं। अगर आपसे कहें कि फॉर्म कितने कर रहे हैं, उत्पन्न कितने हो रहे हैं, 10 एटीपी हमारे उत्पन्न हो रहे हैं। और ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें 10 रिएक्शन है, 10 स्टेप में पूरी होती है। एटीपी उत्पन्न इस प्रक्रिया के दौरान शुद्ध 2 एटीपी का लाभ होता है, तो कोशिका के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। शुद्ध 2 एटीपी इन्होंने कह दिया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं बेटा, इसके फुल फॉर्म देखो यहाँ दी हुई है, मैं ऊपर भूल गई थी शायद। हाँ, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है 2 नहीं गेट होते, 2 तो हम इसमें लगाते हैं, और इसमें गेट कितने होते हैं, हमें 2 NADPH2 गेट होते हैं और 4 ATP हमें यहाँ पे प्राप्त होते हैं। तो इस प्रक्रिया में पूरी में और पायरुवेट बनता है। देखिए, इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, इस अभिक्रिया को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि हम पहला चरण ले लें, 10 चरण है इस अभिक्रिया में, तो आधे पार्ट को तो हम कहेंगे इन्वेस्टमेंट, कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, जिसमें हम ऊर्जा दे रहे हैं, इनिशियल टेम्परेचर दे रहे हैं, जैसे कि हम 2 ATPs को दे रहे हैं, 2 ATP दे रहे हैं। और उसके बाद का जो प्रोसेस है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम इससे लेते हैं, इसको हम कहते हैं एनर्जी जनरेटिंग प्रोसेस, एनर्जी जनरेट कर रहे हैं हम इसको ये भी कह सकते हैं कि पे ऑफ है, एनर्जी जनरेटिंग या पे ऑफ प्रोसेस है। देखिए, 4 ATP हमें गेट हुए, 2 ATP हमने इसमें निवेश किए और 2 NADP हमें गेट हुए, है ना। आ गई ना वही चीज़ें, बस यही चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए, अब हम प्रोसेस को समझ लेते हैं कि ये प्रोसेस होता कैसे है। चलिए, एक बार हम एक क्लीन प्लेन ले लेते हैं और इस प्रोसेस को हम पूरी तरह से समझ लेते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले हम लेंगे ग्लूकोज। ग्लूकोज कैसा है, 6 कार्बन वाला ग्लूकोज है। अब ये जो ग्लूकोज है ये यहाँ पे लेगा एनर्जी, क्या लेगा, एटीपी लेगा और उसको ADP के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट टूट जाएगा, एक फॉस्फेट निकाल देगा यहाँ पे, और अगर ये एक फॉस्फेट को निकालेगा तो यहाँ से जब निकलेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ADP में कन्वर्ट हो जाएगा, ATP ADP में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें से एक फॉस्फेट, ट्राई मीन्स होता है 3 और डाई मीन्स होता है 2, तो एक फॉस्फेट यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। तो ग्लूकोज का जो 6 मॉलिक्यूल्स है वो इसमें से एक फॉस्फेट ले लेगा और ये बन जाएगा हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया हमारा। अब इसमें एक एंजाइम्स काम करेगा, जिसको एंजाइम मैं बाद में बताऊंगी बेटा आपको, क्योंकि 11th वालों के लिए एंजाइम्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो अच्छा ही रहेगा। इसमें एक आइसोमर्स एंजाइम्स मिलेगा जो इसको फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा। देन इसके जस्ट बाद हमारा एक ATP यहाँ पे, एक अभी हमने एक ATP का यूज़ किया था, अब यहाँ पे एक ATP और यूज़ होगा, ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और जो टूट जाएगा और एक फॉस्फेट ग्रुप और दे देगा। तो यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप और देगा, तो फॉस्फेट देगा तो यहाँ पे फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट आ जाएगा हमारा, फ्रक्टोज
1 6 फॉस्फेट, 6 फॉस्फेट पहले से था ही, एक और आ गया फॉस्फेट। एंजाइम्स नहीं बता रही हूँ बेटा अभी, अभी सिर्फ एनर्जी गेनिंग। एंड आप देख रहे हैं हमारे 2G हो गए, 2F हो गए, है ना, 2G 2F का फॉर्मूला हो गया हमारा कंप्लीट। फिर नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा, 2 ATP हमारे लग चुके हैं, इसको याद रखिएगा, 2 ATP का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे हो चुका है। फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है ये यहाँ पे 2 एलिमेंट, 2 हमारे कंपाउंड बना सकता है, ये भी बना सकता है और ये भी बना सकता है। इसको हम कहते हैं जी ग्लिसरैल्डेहाइड, इसको हम शॉर्ट में कहें तो G3 फॉस्फेट, या इसको हम शॉर्ट में कहते हैं तो डाई हाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, ग्लिसरैल्डेहाइड। हाइड 3 फॉस्फेट, और यहाँ पे डाई हाइड्रो एसीटोन, डाईहाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, ये बनता है। और इसमें एक एंजाइम है बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं बाद में ही बताऊंगी एंजाइम। और ये दोनों ही एक दूसरे के क्या होते हैं, आइसोमर एंजाइम की उपस्थिति में ही ये प्रोसेस हो रहा है, एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं। हिंदी में समावयवता कहते हैं बेटा आइसोमर्स को। अब ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद ये प्रोसेस अलग अलग भी कर सकते हैं आप और एक साथ भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो फॉर्मेशन हो रही है वो हो रही है हमारी एक और बहुत ही बहुमूल्य तत्व की, जिसे हम कहते हैं NADPH2, जो किससे बना है, NADP से बना है। इसमें हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे आके आयंस ऐड हो गए, तो ये NADPH2 बन गया। और NADPH2 का पूरा नाम मैंने अभी आपको बताया है, निकोटिनेमाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, तो इसकी उपस्थिति में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे एनर्जी निकल रही है, कितनी एनर्जी निकल रही है, 2, ये तो 2 मॉलिक्यूल्स हैं। एंड 1 NADPH2 इज इक्वलेंट टू 3 ATP। तो 2 जो है NADPH2 इज इक्वलेंट टू 6 ATP के बराबर होंगे। ये 2 मॉलिक्यूल्स है ना, एक मॉलिक्यूल्स जो है वो 3 ATP के बराबर होता है, तो 2 मॉलिक्यूल 6 के बराबर होंगे। और ये क्या यहाँ पे बना रहे हैं 1,3 बिस फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड। ठीक है, एंड देन इसके बाद ये कन्वर्ट हो जाते हैं। एंजाइम अभी नहीं बता रही हूँ बेटा, एक बार में ही बताऊंगी। सो ये फिर से यहाँ पे रिलीज़ कर रहे हैं ATP, कितने, 2 ATP। अब यहाँ पे बना रहे हैं, किससे बना रहे हैं, ADP से बना रहे हैं। अब हमें ATP गेट हो रहे हैं, प्राप्त हो रहे हैं, 2 ATP भी प्राप्त हो गए हमें, है ना। 2 ATP जब यहाँ से हमें प्राप्त हुए तो फॉस्फेट यहाँ से कम हो गए, तो फॉस्फेट कम हुआ तो यहाँ हमारा बच गया 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड हमें गेट हुआ। ठीक है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड तक हम आ गए, और हमें अभी 1 ATP और 2 ATP और गेट करने हैं। इसके बाद यहाँ पे फॉर्म होता है हमारा 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है,
टू फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से क्या होगा, वाटर का हाइड्रेशन हो जाता है, इसमें से वाटर जो है वो विस्थापित हो जाएगा, और वाटर विस्थापित होने के बाद H2O दैट मीन्स वाटर विस्थापित होने के बाद ये 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड बनाता है। 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड फॉर्म कर रहा है। अभी 2 ATP अभी और बचते हैं भाई, यहाँ पे हमें मिलेंगे हमारे 2 ATP, 2 ADP क्या कर देंगे, ATP हमें देंगे, और यहाँ पे हमें मिलेगा पायरुविक एसिड। सो पायरुविक एसिड इज़ द लास्ट प्रोडक्ट। और इस तरह से आप देखेंगे कि 10 इक्वेशंस जो हैं हमारी यहाँ पे पूरी हो जाती हैं। चलिए एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हो, इसको अगर हम बांटें तो 2 भागों में बांट सकते हैं। देखो 2 हमारे हो गए ग्लूकोज ग्रुप G2F2G, और उसके बाद हमने कहे 5 फॉस्फोरस, 1 फॉस्फोरस, 2 फॉस्फोरस, 3 फॉस्फोरस, 4 फॉस्फोरस, 5 फॉस्फोरस। तो 5 फॉस्फोरस ग्रुप यहाँ पे आपके कंप्लीट होते हैं, ठीक है बेटा। तो चलिए अब इनके एंजाइम्स भी हम साथ के साथ पढ़ेंगे, एंजाइम भी साथ के साथ कर लेते हैं। वैसे एंजाइम्स 11th क्लास के सिलेबस के लिए इतना नीडेड नहीं है, लेकिन थोड़ा सा फिर भी याद कर लें तो बहुत ही अच्छा है। इसका हम एक फॉर्मूला भी बता देंगे आपको लास्ट में, चलिए मैं अभी बता देती हूँ। इसमें याद रखिएगा, ऊपर हम करेंगे PIPSI, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और इसको लिखने का, ग्लूकोज को लिखने का हमने क्या फॉर्मूला बताया था आपको, G2F2G और P5, 10 रिएक्शन कंप्लीट हो जाएंगी। अब इसमें देखिए आपका पहला जो लगता है वो लगता है पहला एंजाइम। यहाँ पे पहला एंजाइम जो आपका एंटर होता है, जो ग्लूकोज को 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है, तो इसमें यहाँ पे जो पहला लगेगा आपका वो लगेगा काइनेज, हेक्सोकाइनेज, ये एंजाइम है बेटा, हेक्सोकाइनेज। नेक्स्ट इसके बाद लगेगा, नाम से ही ले लेते हैं, फॉस्फोग्लूको, क्योंकि ग्लूकोज है और फॉस्फोरस है, तो फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज, आई से आइसोमरेज, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर जो है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सेम होते हैं, लेकिन वैसा स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होते हैं, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं। तो यहाँ पे हमने ये कर लिया। नेक्स्ट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से भी एक हमारा ATP हम ले लेते हैं, तो एक फॉस्फेट ग्रुप्स और ऐड हो जाता है इसके अंदर, और वो बनाता है फ्रक्टोज काइनेज। अब काइनेज जो है हमारा, दोबारा से काइनेज आ रहा है, और नाम इन्हीं से ही लेते हैं, फ्रक्टो काइनेज। और यहाँ पे फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट जो है वो कौन से एंजाइम की, एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में यहाँ पे काम करता है। और यहाँ पे भी आइसोमर्स ही है, यहाँ पे क्या है, आइसोमर्स है, तो आइसोमर्स ही यहाँ पे भी काम करता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे एंजाइम आता है, आइसोमर्स के बाद फॉस्फोग्लिसरैल्डेहाइड, यहाँ पे मेन है नाम तो ऊपर से ही लेना है बेटा, फॉस्फोग्लिसरैल्डेहाइड, यही नाम आपका दोबारा से आ जाएगा, फॉस्फोग्लिसरैल्डेहाइड
फॉस्फोग्लिसरल्डेहाइड डीहाइड्रोजिनेज, ठीक है, ये एंजाइम्स यहाँ पे काम करता है। नेक्स्ट, जब हमारा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाता है तो यहाँ पे भी वही एंजाइम्स काम करता है। आप इसी के नाम को कर लीजिए, फॉस्फोग्लिसरेज एंजाइम्स, काइनेज एंजाइम जोड़ लीजिए। इन्हीं के नाम से ही संबंधित हैं, जो ऊपर लिखे हैं उन्हीं के नाम से संबंधित हैं सारे एंजाइम। ग्लिसरेज एंजाइम, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट करने वाला जो एंजाइम है वो है हमारा फॉस्फोम्यूटेज। म्यूटेज, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका यहाँ पे नेक्स्ट एंजाइम जो कि 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है। 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को जो यहाँ से वाटर जो रिलीज करता है ये है एनोलेज। एंड देन यहाँ पे आप कोई भी फॉस्फोपाइरुविक या पाइरुविक काइनेज एंजाइम जोड़ दीजिएगा। काइनेज एंजाइम, कोई भी काइनेज, आप इसी के नाम को ऊपर से दोबारा लेके और इसको जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से हमें पूरे एंजाइम्स पढ़ लिए, ठीक है बेटा। एंजाइम्स में हमने पढ़ लिया। यहाँ पे आप इसको फॉस्फोकाइनेज भी लिख सकते थे। तो पहला आपका फॉस्फोकाइनेज हो गया, पहला नाम आपका हो गया फॉस्फोकाइनेज। दूसरा आपका आइसोमरेज हो गया, आई से, पी से फिर से फॉस्फो हो गया पी से फिर से आपका फॉस्फोरेज काइनेज हो गया। नेक्स्ट आपका एल्डोज हो गया, फिर से आपका आइसोमरेज हो गया। देखिए फिर से आपका आइसोमरेज हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका दोबारा से आइसोमरेज हो गया। नेक्स्ट नीचे के एंजाइम्स अगर हम पढ़ें तो इसके आइसोमरेज के बाद के जो एंजाइम्स हैं आपके, पहला डी आता है, फिर आपका पी आता है, फिर आपका एज एंजाइम लगा लीजिएगा इसको एंजाइम। तो डी, पी, ए और फिर ई और फिर के, काइनेज। इनॉल के बाद फिर काइनेज। तो ये जो है ये ट्रिक आप याद रखिएगा, इससे आप कर लेंगे डेपेक, पेप्सी को टेपेक ठीक है। तो ये आपकी ट्रिक हो गई। इस ट्रिक से आप अपने एलिमेंट्स को याद कर सकते हैं, ठीक है। इससे आप याद कर सकते हैं अपने एलिमेंट्स के बारे में। यहाँ पे जो आपकी रिएक्शंस हुई हैं इनमें हमें ये तो हमें देने पड़े हैं। कितनी रिएक्शन हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये लास्ट में पायरुविक एसिड बन गया। ये 10 रिएक्शन हो गई। तो 10 रिएक्शन हमारी कंप्लीट हुई और इनमें हमने ट्रिक भी पढ़ ली है कि किस तरह से हमको किस में क्या करना है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कहाँ से हमें एटीपी देना है। यहाँ पे हमें देना है, यहाँ हम एटीपी दे रहे हैं जहाँ एक एक फॉस्फेट बढ़ रहा है। देखिए ऊपर यहाँ पे भी फॉस्फेट बढ़ रहा है, ग्लूकोज में फॉस्फेट ऐड हो रहा है तो एटीपी दे रहे हैं। यहाँ पे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में फिर से एक फॉस्फेट बढ़ रहा है तो हम एटीपी दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये क्रिया हो रही है। अच्छा, इसको आप ऐसे कोई और भी ट्रिक अगर आपको याद आए तो बिल्कुल मुझे बताइएगा। इसको और भी ट्रिक से भी, जैसे G2F2 हमने बताया, ऐसे और भी ट्रिक हो सकती हैं जिनसे आप इसको याद कर सकते हैं। उनसे भी आप इसको याद कर सकते हैं, ट्रिक बना सकते हैं अपने आप भी, ठीक है। फिर उसके F2 हो गया, फिर बीच में G आएगा। G के बाद हमारा क्या आया? G ग्लिसरैल्डेहाइड 3 फॉस्फेट। अब एल्डेहाइड वाला सिर्फ यही है, एल्डेहाइड वाला जो ग्रुप है वो यही है एल्डेहाइड।
एल्डेहाइड 3 फॉस्फेट और डाई हाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट, ये दोनों आइसोमर्स हैं, चेंज होते रहते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स बना दिए हैं कि एक अलग अलग ना दिखाकर एक ही में दिखा दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा मॉलिक्यूल्स तो एल्डेहाइड से फॉस्फोरिक एसिड, देखो एल्डेहाइड ग्रुप एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या निकल रहा है हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा NADPH2 निकल रहा है, निकोटिनेमाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट्स, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स हैं। फिर नेक्स्ट फिर से ये ATP निकाल रहा है, तो हमें फिर से गेनिंग हुई 2 ATP की, और ये किस में टूट गया, इसमें से फॉस्फेट कम हो गया। अब 1,3 था, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड रह गया, जो कि 2 यहाँ से निकल गए, तो 2 फॉस्फोरस हमारे यहाँ से 2 ATPs निकल गए, तो यहाँ पे 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड रह गया। फिर देन इसके बाद हम यहाँ से यहाँ तक कोई प्रोसेसिंग नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो हमारा 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। फिर इनॉल की उपस्थिति में वाटर जो है वो यहाँ से एक्सक्रीट हुआ है। ये पूछ लिया जाता है बेटा वाटर कहाँ होता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जब इनॉल बनाता है, इनॉल बनाएगा फॉस्फो इनॉल पायरोविक एसिड, तो उसमें से वाटर निकलेगा। एंड लास्ट जब पायरोविक एसिड बनेगा तो हमें 2 ATP की गेनिंग दोबारा से यहाँ पे होगी। तो इस तरह से हमें कितनी गेनिंग हो गई भाई, हमारे जो प्रोसेस है इसको हम अगर हम बांटें तो इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं भाई। 5 तक जो रिएक्शन है, इन 5 तक की रिएक्शन को हम कह सकते हैं हमने इन्वेस्टमेंट किया। क्या किया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है। यहाँ तो हमने खर्चा किया कितने का, 1 ATP का यहाँ पे कर दिया और 1 ATP का यहाँ पे कर दिया, 2 ATP का हमने क्या किया है, खर्चा किया है। अब यहाँ से आगे की जो रिएक्शन है, जो कि 5 रिएक्शन है और फॉस्फोरस वाली रिएक्शन है, फॉस्फोग्लिसरल्डेहाइड, फॉस्फोर 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोइनोल। भाई एक बार 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड आ गया, दूसरी बार फिर से 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड नहीं आएगा, दूसरी बार में क्या आएगा, 2 फॉस्फोइनोल पायरोविक एसिड, फिर पायरोविक एसिड। तो इसको हम क्या कहते हैं, हमने पे कर लिया, पे ऑफ किया है इसको, हमने इसमें गेनिंग की है। क्या क्या गेनिंग की है, हमने इसमें 2 NADPH, 2 ATP और 2 ATP और साथ में एक वाटर मॉलिक्यूल्स भी हमने गेट किया है। तो यहाँ पे हमने गेनिंग की है। तो कितनी गेनिंग हो गई हमारी, चलिए हम अपनी गेनिंग लगाते हैं, हमारी गेनिंग कितनी हो गई अगर हम इन्वेस्टमेंट लगाएं तो हमारा इन्वेस्टमेंट कितने का हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया 2 ATP का, 2 ATP का। और हमारी गेन हमने पे ऑफ कितना कर लिया, हमने पेमेंट कितनी ले ली भाई, कितना हमने पे कर लिया, पे ऑफ कर लिया, पे ऑफ कर लिया, पे ऑफ हमने किया 2 NADPH2, 2 NADPH2 कितने के बराबर हुआ, ये बराबर होता है 3 2 6 ATP की, और 2 ATP एक जगह हमने गेट किया, पे ऑफ एक 2 ATP का भी हुआ यहाँ पे, है ना। और फिर हमने एक और जगह पे 2 ATP गेट किया। तो टोटल गेनिंग कितनी होगी, टोटल गेनिंग गेनिंग नहीं, टोटल हमने कितना फॉर्म किया ATP, 10 ATP, हमने टोटल 10 ATP गेट किए बेटा। और 10 में से हमने 2 का क्या कर दिया था, इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो ये 2 जो है यहाँ से हमने माइनस कर दें अगर ATP, तो हमारे निकल जाएंगे कि हमने गेन कितना किया। गेन ATP कितने आए, 8, 10 में से 2 माइनस कर दिया तो 8, गेन इतने किए। एंड प्रोडक्ट और प्रोड्यूस कितने किए ATP, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में हमने टोटल प्रोडक्शन कितने का किया, प्रोडक्शन किया 10 ATP का, और गेनिंग की
कितने हमें प्राप्त हुए, क्योंकि 2 तो हमने वेस्ट भी तो किए थे, है ना। तो गेनिंग हमें हुई 8 ATP की। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। बेटा नहीं आएगा तो मैं दोबारा से भी मैं चांस लूँगी, लीजिएगा कि आपको कैसा लगा।